Hello, dear students. Welcome in this 35th lecture of management. I hope you will enjoy the lecture. Before I start this, I would like to recapitulate whatsoever I have discussed in the previous lecture. So, in the previous lecture, we have discussed about ABC analysis, okay, and learn about the vital few and came to know that ABC analysis is a great way to inform your data into well interpreted segments that you can use to reduce overhead cost and drive in profit. Now, I am going to discuss about economic order quantity, that is EOQ. So let us start with learning outcome of this session. Okay. So after this session, yani at the end of this session, students will be able to define economic order quantity, explain the terms economic order quantity, demonstrate economic order quantity with help of graph. Okay. So let us start with introduction and graphical representation of economic order quantity. तो डिफिनेशन क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का डिफिनेशन है तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज ए प्रोडक्शन ऑफ a production formula used to determine the most efficient amount of goods that should be purchased based on ordering and carrying cost यानी जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वह एक उत्पादन फार्मूला है जिसका उपयोग गुड्स की सबसे कुशल मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता है जो ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट के आधार पर खरीदा जाना चाहिए ओके so in other words we can say that it represent the optimal quantity of inventory a company should order each time in order to minimize the cost associated with ordering and holding inventory अर्थात यह इन्वेंट्री की ऑप्टिमल क्वांटिटी को दर्शाता है कहता है कि एक कंपनी को हर बार ऑर्डर देना चाहिए ताकि ऑर्डर देने और इन्वेंट्री रखने में से जुड़ी जो लागतें हैं उनको कम किया जा सके ना जो लागत है ऑर्डरिंग का और होल्डिंग का उसको कम किया जा सके तो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं द मॉडल नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी because it established the most economic size of orders to place. It is one of the oldest classical production scheduling मॉडल ये जो है कि जो क्लासिकल प्रोडक्शन शेड्यूलिंग मॉडल में से सबसे पुराना है और 1913 में इन 1913 फोर्ड डब्ल्यू हैरिस डेवलप दिस फार्मूला फेयर हैज आर एच विल्सन इज गिवन क्रेडिट फॉर एप्लीकेशन एंड इन डेप्थ एनालिसिस ऑन दिस मॉडल बाई अच्छा ये इसका जो है कि डेवलप करने का काम जो है उन्होंने हैरिस ने किया जबकि इसका एप्लीकेशन इसका प्रयोग इस मॉडल को उपयोग करना और इसका डेप्थ एनालिसिस जो है आर एच विल्सन ने किया बाय यूजिंग दिस मॉडल द कंपनीज कैन मिनिमाइज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑर्डरिंग एंड इन्वेंट्री होल्डिंग और इस तरीके से इस मॉडल का प्रयोग करके जो कंपनी है वो अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम कर और होल्डिंग कॉस्ट को इन्वेंट्री का जो होल्डिंग कॉस्ट है उसको कम कर पाती है और कर सकती है So it can be valuable to for a small business owner who need to make decision about how much inventory to keep on hand. ये छोटे बिजनेस के लिए ज़्यादा बिजनेस के जो ऑनर हैं उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मदद करता है हाउ मच इन इन्वेंट्री टू कीप ऑन हैंड कितना हमें इन्वेंट्री मेंटेन रखना है हाउ मेनी आइटम्स टू ऑर्डर ईच टाइम और प्रत्येक समय में कितना ज़्यादा जो है आइटम्स का हमें ऑर्डर देना है एंड हाउ ऑफन टू ऑर्डर री ऑर्डर इनकर द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट और कितने समय के बाद कितना प्राय कितना बार बार जो है हमें इसको पुनः ऑर्डर करना है
ताकि लोवेस्ट पॉसिबल जो कॉस्ट है वो संभावित हो सके, लागत कम हो सके। तो देयर आर टू मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो इसके दो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं, फर्स्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट और सेकंड जो है इन्वेंट्री कॉस्ट है। तो हम दोनों को एक एक करके ग्राफ से समझते हैं। पहला है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो इट इज कॉस्ट दैट आर इनकर्ड ऑन ऑब्टेनिंग एडिशनल इन्वेंट्री। ये जो कॉस्ट है, जब हम एडिशनल इन्वेंट्री प्राप्त करते हैं उस समय ये कॉस्ट आता है। और दिस they includes the cost incurred on communicating order, okay, traveling allowance and daily allowance to purchase officers, printing and stationery, salary of purchase department, cost of inspection, cost of receiving the material, transportation cost, etc. All above cost other than transport costs remain unchanged per order respective of order size. तो ये जितने भी हैं, चाहे वो परचेज का अलाउंस देना हो, ट्रेवल अलाउंस देना हो, और फिर जो है कि प्रिंटिंग कराना हो स्टेशनरी का, परचेज डिपार्टमेंट को सैलरी देना है, कॉस्ट इंस्पेक्शन की जांच का लागत जो है, कॉस्ट ऑफ रिसीविंग मटेरियल, इन सभी चीज़ों को हम ऑर्डरिंग कॉस्ट में ही लेते हैं। और यदि देखा जाए तो यदि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को छोड़ दिया जाए तो सब लगभग पूरा जो है कि ऑर्डर्स सब कॉस्ट जो है सेम ही रहता है ना, अदर देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अनचेंज्ड पर ऑर्डर रिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर साइज। तो साइज बड़ा हो या छोटा हो, कॉस्ट लगभग अनचेंज्ड रहता है। देयरफॉर इट इज अज्यूम दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर रिमेन कांस्टेंट। जो हर ऑर्डर पे जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहता है। द मोर फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स आर प्लेस्ड, फीवर क्वांटिटीज परचेज्ड ऑन ईच ऑर्डर एंड ग्रेटर विल बी ऑर्डरिंग कॉस्ट। यानी जितने ज़्यादा हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, बार बार करेंगे, यानी कम क्वांटिटी खरीदेंगे, बार बार ऑर्डर करेंगे, तो कॉस्ट ज़्यादा होगा, उतना ही ग्रेटर कॉस्ट होगा, कॉस्ट विल बी ग्रेटर एंड वाइस वर्सा। तो इस प्रकार से दिस रिलेशन ये हमें बताता है, जब हम ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के इंटरसेक्शन से जब ऑर्डर का डिसाइड करते हैं कितना हमें परचेज करना है, तो ये हमें बताता है कि व्हाट वुड बी द ऑप्टिमल पॉइंट्स फॉर परचेज। अब देखिए, ये है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट का ग्राफ है। यदि मान लेते हैं कि हम यहाँ पे ऑर्डर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो 100 जो, यदि हम मान लेते हैं कि RS 100 है, इसका RS 100 है, तो ए P इक्वल टू P1 यदि मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ 100 है। यहाँ कितनी क्वांटिटी हमने ऑर्डर किया, तो यहाँ क्वांटिटी 20 ऑर्डर। अब इस क्वांटिटी को और हम थोड़ा-सा कम करते हैं, कम करके यहाँ लाते हैं, यहाँ पे, यहाँ कितना हो गया क्वांटिटी, यहाँ 19 रुपये आया, 90 रुपये आए। क्वांटिटी मैंने बढ़ाकर कितना किया, तो यहाँ किया 40 किया, ठीक ना? तो इस तरीके से जैसे हम क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, साइज़ ऑर्डर का बढ़ा रहे हैं, तो कॉस्ट जो है घट रहा है। यदि मैं मान लेता हूँ कि पूरा यहाँ ला दिया, और यहाँ पर यदि कॉस्ट हम देखें तो ऑर्डर 100 यूनिट हमने ऑर्डर किया, और 100 यूनिट करके, और यहाँ प्राइस हमें आ गया 20, ओके, प्राइस 20, एक सेकंड, प्राइस यहाँ क्या हो गया 20 आया, ठीक ना। अब जो है कि क्या हुआ कि मैं ज़्यादा यूनिट मंगाया, सेम कॉस्ट में उतना ही, तो सारे पे जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जितने भी यूनिट्स हैं उस पे, तो कॉस्ट कम हो गया। इसीलिए जो है कि ये ऑर्डर डिपेंड करता है कि ऑर्डर यदि फ्रीक्वेंटली बार बार करिएगा तो ऑर्डर कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो किस अमाउंट में हमें ऑर्डर करना है ताकि कम से कम ऑप्टिमल कॉस्ट आए, ये डिसाइड करने में हेल्प करता है। दूसरी तरफ है कैरिंग कॉस्ट। तो इट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री इन हैंड। जब हम मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट को जो है कि परचेज कर लिए, तो उसको रखेंगे कहाँ, रखेंगे इन्वेंट्री में। तो इन्वेंट्री में रखेंगे तो उसमें कैरिंग कॉस्ट, उसका जो टेम्परेचर मेंटेन करना है, रख रखाव चोरी ना हो, सही सलामत वहाँ रहे, इन सारी चीज़ों को किसी प्रकार का उसमें कमी ना आए उस प्रोडक्ट में, तो इसको रखने के लिए लागत आती है, जिसे हम कैरिंग कॉस्ट कहते हैं।
So they include interest on मनी लॉक अप इन स्टॉक, बहुत सारे पैसा उसमें फंसा हुआ है, स्टोरेज कॉस्ट लग रहा है, डिटोरेशन हो रहा है, कुछ स्पॉइलेज कुछ खराब हो रहे हैं, इंश्योरेंस, इवापोरेशन, गोडाउन रेंट, पिलफरेज, श्रिंकेज, ऑब्सोलेंस, इन सारी चीज़ों को, चाहे वो उसका सिकुड़न हो, छिट-फुट चीज़ों की चोरी होने की संभावना, या वो पुराना हो जाए, तो ये सब जो है कि स्टोरेज कॉस्ट डिपार्टमेंट जो है ये कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होगा। तो देयर आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ इन्वेंटरी, and the large volume of inventory, higher will be the inventory carrying cost and vice versa। यदि आप जो है कि ज़्यादा मात्रा में इन्वेंट्री रखते हैं तो उसकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर भी दिक्कत है। तो ये अब तो ये दिखाना होगा कि भाई आखिर हम फिर करें इससे क्या करें, ना? यदि हम ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि स्टॉक में जो भी हम वस्तु रखते हैं उसको, उसका रख-रखाव सही हो, किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट ना हो, उसके लिए हर आवश्यक कार्य हमको करना पड़ता है और उसके लिए आवश्यक एक्सपेंडिचर की भी ज़रूरत होती है। अब देखिए ये ग्राफ आप देख पा रहे हैं कंप्लीट, थोड़ा-सा और इसको छोटा कर देते हैं, तो आप अब देख रहे हैं ये कैरिंग कॉस्ट का है। ये कैरिंग कॉस्ट बोलता है कि यदि मान लेते हैं कि आप यहाँ पे इसको लेते हैं, ओके? तो सेकंड, ये जो है 1 सेकंड मान लेते हैं यहाँ पे आप ले लिए, ठीक ना? फिर पीछे लेते हैं, क्योंकि अब देखिए कैरिंग कॉस्ट अलग-अलग है। अब यहाँ पर मान लेते हैं, ये लेते हैं कि यदि पा यहाँ आपको 200 यूनिट लेते हैं, 200 यूनिट जो है आपका ऑर्डर साइज़ है, तो कैरिंग कॉस्ट जो है इसका 500 है। यदि आप इसको 400 कर देते हैं ऑर्डर साइज़, तो आपका जो है 1000 हो जाता है कैरिंग कॉस्ट, ओके? यूनिट आपका बढ़ने पर। और जैसे ये 15 कर देते हैं, ठीक है? 15 सॉरी, ये क्या बोलते हैं, जैसे ही आप इसको कर देते हैं 600, यदि आप इन्वेंट्री में 600 ऑर्डर करते हैं ना पर यूनिट, तो ऑर्डर साइज आपका 600 का है, तो कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। कितना होगा? 1500। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे-जैसे हमारा ऑर्डर का साइज बढ़ रहा है, कैरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा मात्रा में वस्तु खरीद लेंगे तो उसको हमको सही तरीके से रखने के लिए जो भी खर्च है उसको करना पड़ेगा, ताकि वो सही सलामत रह सके। तो अब ये हुआ कि फिर कैसे डिसाइड होगा इसका, ना, जो क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो मॉडल है, वो इसमें हेल्प करता है कि व्हाट वुड बी ऑप्टिमल क्वांटिटी व्हिच विल इनकर ऑप्टिमल कॉस्ट, ओके? तो from the above discussion, it is clear that the ordering cost and carrying costs are quite opposite. दोनों अपोजिट है फॉर ईच अदर, ना? देखते हैं कि यदि हम ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करने के चक्कर में पड़ते हैं तो ज़्यादा सामान मंगा लेते हैं तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, और कैरिंग कॉस्ट कम करने के चक्कर में कम-कम सामान मंगाते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये हमेशा इसको संतुलन करना काफ़ी मुश्किल है। तब ये कुछ हद तक इस मॉडल ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया है। So if we need to minimize carrying cost, we have to place a smaller order, which increase ordering cost। वही जो बात मैंने बताया कि आप चाहिएगा कि कैरिंग कॉस्ट को कम करें, तो आप कम अमाउंट में ऑर्डर कीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। अरे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या, आप जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर आप अमेज़न से 500 से कम का सामान 2, 3, 4 बार मंगाते हैं, तो आपका कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, हमेशा आपको ₹30, ₹40 शिपिंग चार्ज लगता है। और एक ही बार बहुत सामान मँगा लिए, तो फिर एक कहीं न कहीं वो भी प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, ऑब्सोलीट आउटडेटेड है, या पसंद नहीं आया, उतना चीज़ एक समय में यूज़ नहीं कर पाइएगा। तो ये दोनों प्रॉब्लम यहाँ पर साथ है कि आप एक कम करते हैं तो दूसरा बढ़ जाता है, दूसरा कम करते हैं तो पहला बढ़ जाता है। तो ये एक दूसरे के अपोज़िट है। बट इफ यू वांट टू मिनिमाइज़ आवर ऑर्डरिंग कॉस्ट, वी हैव टू प्लेस few order, देखो सेम आ गया, and this requirement placing a large order which term increases the total carrying cost।
ठीक है, यदि आप चाहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करें तो ज़्यादा ऑर्डर प्लेस कीजिएगा, और ज़्यादा ऑर्डर प्लेस कीजिएगा तो रखने के लिए इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ेगा। तो उससे क्या हो गया कि अगेन फिर वही बात आई, so we need to minimize the total inventory cost. Thus economic order quantity determined by intersection of ordering cost curve and carrying cost curve. अब ये दोनों कर्व जो है, इसका और इसका इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे होगा और उसी पर हमारा ऑप्टिमल पॉइंट का निर्धारण होगा। तो कहता है एट द दिस पॉइंट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। यहाँ पर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कैरिंग कॉस्ट के बराबर होगा, एंड टोटल ऑफ टू कॉस्ट इज लिस्ट, और दोनों कॉस्ट वहाँ पर कम होगा, विच हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन फिगर 3। अब इसको हम देख लेते हैं फिगर 3 में। सॉरी, ओके। अब जो है इकोनॉमिक ऑर्डर मॉडल देखिए, ये क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग, कैरिंग कॉस्ट का ये लाइन है, आप देख रहे हैं ना, ये लाइन कैरिंग कॉस्ट का लाइन है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये क्या है, टोटल कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और ये जो लाइन आप रेड वाला इस तरीके से देख रहे हैं ये है सम ऑफ टू कॉस्ट, इसका इसका। अब देखिए, इसलिए ये जो पॉइंट है इन दोनों के इंटरसेक्शन से प्राप्त हुआ है, यहाँ पर ये जो है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो इट इज द बेस्ट पॉइंट वेयर ए कंपनी कैन प्लेस ऑर्डर। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लागत कम होगा। अब इन इन्वेंट्री ऑर्डर साइकिल ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल कैन ऑल्सो बी डेमोन्स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग डायग्राम। अब इसी को हम इस डायग्राम से देखते हैं। देखिए, ये इन्वेंट्री लेवल है, ये जो लाइन बता रहा है आपको, देखिए एग्जाम में आप ग्राफिकली बनाए तो ये आया, उसको यूज करके आप समझा सकते हैं। ये कहता है री ऑर्डर पॉइंट है, आर से जैसे ही आपकी मटेरियल इन्वेंट्री में कम होता है, वो लीड टाइम आ जाता है, आप तुरंत ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। अब देखिए ऑर्डर प्लेसिंग टाइम यहाँ आया, ऑर्डर प्लेस कर दिए, और यहाँ समाप्त होते होते ऑर्डर रिसिप्ट हो गया, फिर यहाँ पे आया। फिर अगेन जैसे जैसे आता है आर वाले लाइन पे जो हॉरिजॉन्टल है, फिर ऑर्डर प्लेस कीजिए, ऑर्डर। तो इस प्रकार से जो इन्वेंट्री ऑर्डर साइकिल है, इससे जो है कि इन्वेंट्री में एक ऑप्टिमम लेवल बना रहेगा और कॉस्ट भी कम होगा ना। तो ये फिक्स करना होगा कि भाई रीऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर लाइन क्या होगा, हमको किस लेवल पे जाके ऑर्डर करना है। ओके, अब अजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, इसके कुछ अजम्पशंस है। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन फ्लोइंग अजम्पशन। फर्स्ट, डिमांड इज नोन विद सर्टेनिटी एंड इज कांस्टेंट ओवर टाइम ना। अब इसमें क्या है कि कहता है कि डिमांड इज नोन, जो इसका मांग है वो नोन है विद सर्टेनिटी एंड इज कांस्टेंट ओवर टाइम। ये मान के चलता है कि डिमांड नोन है और पूरी ओवर द पीरियड एक कांस्टेंट रहता है। देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग ऑर्डर एंड रिसीविंग इट्स सप्लाई, एंड लीड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर इज कांस्टेंट। तो मान के चलता है कि समय नहीं लगता है, बस 10 दिन, 5 दिन या 2 दिन, इतने ही के समय में जो हम ऑर्डर करते हैं वो हमें वस्तु आ जाता है। इस मान्यता पर ये आधारित है। और जो इसका अजम्पशन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट वेरी डायरेक्टली विद नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब नंबर ऑफ ऑर्डर से जितने ज़्यादा हम बार ऑर्डर करेंगे उतना ही ज़्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा बढ़ेगा। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जितना ज़्यादा ऑर्डर करेंगे उतना ही ज़्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा। दूसरी तरफ कहता है कि कैरिंग कॉस्ट वेरी डायरेक्टली विद एवरेज इन्वेंट्री ना। इन्वेंट्री के साथ वेरी करता है, इन्वेंट्री ज़्यादा रहेगा तो कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगा ना, क्योंकि लॉन्ग समय तक उसको रखना पड़ेगा। इस अजम्पशन पर आधारित है। उसके बाद जो है फिफ्थ पॉइंट है, देयर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट। ये मान के चलता है यह मॉडल कि कोई भी क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि बड़ी मात्रा में खरीद करने के लिए ग्राहकों को लुभाने हैं तो सेलर द्वारा अक्सर मात्रा की छूट दी जाती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई है नहीं ना। तो इस तरह से हम लोग क्या डिस्कस किए, तो ड्यूरिंग दिस सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विच इज वेरी यूजफुल टूल्स फॉर इन्वेंटरी कंट्रोल। It may be applied for to finished goods inventories, work in progress inventories, and raw materials inventory.
It regulates of purchase and storage of inventory in such a way so as to maintain an even flow of production at same time avoiding excessive investment in inventory। यानी ये इसमें हम लोग ये सीखे कि ये जो मॉडल है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये चाहे वो फिनिश्ड गुड्स हो, वर्क इन प्रोग्रेस में हो या रॉ मटेरियल हो, उसके किस तरीके से उसके ऊपर अप्लाइड किया जाए, किस तरीके से परचेज और स्टोरेज को रेगुलेट किया जाए, ताकि जो है प्रोडक्शन का जो फ्लो है वो बना रहे बिना किसी जो है एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट के, मतलब बिना किसी एक्सेसिव पैसा इन्वेंटरीज में ना फंसा हो। तो ये सब हम लोग इसमें सीखे। तो ये जो है कि क्वेश्चन फॉर सेल्फ असेसमेंट जो आप इस आधार पे है, आप इसको सोल्व करके देखिए। यदि कुछ ना आए तो ग्लोसरी दिए हैं, देख लीजिएगा। ओके, तो इसी के साथ मैं इस व्याख्यान को अंत करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके।